नमस्कार दोस्तों, ऑन स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं घनश्याम हूं, आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी को ना तो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग समझा जा सकता है, केवल अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ज्योग्राफी को आप आसानी से समझ सकते हैं। मैंने पिछली 3 क्लासेस ली है, उसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और प्रेशर बेल्ट के बारे में जो नॉर्मली हमने कॉन्सेप्ट बताने की आपको कोशिश किया है। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्लाइमेट एंड वेदर में डिफरेंसेस, क्लाइमेट एंड वेदर में कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इनको डिफाइन एंड कंट्रोल करते हैं। तो उनमें से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर है उस कॉन्सेप्ट को, और जो हमने कल के थर्ड लेक्चर में लिया था कि प्रेशर बेल्ट क्या होता है, प्रेशर बेल्ट कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर होता है, विंड्स का मूवमेंट किधर होता है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चीज़ें होती हैं। उस चीज़ को अगर आप समझे हैं तो आज की क्लास को थोड़ा सा समझने में और आसानी होगी। और कमिंग डे में जो भी मैं क्लासेस लूँगा वो सारी क्लासेस जो होंगी इन्हीं की बेसिस पे, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरलिंक होती हैं, किसी को आप सेपरेट करके नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि ज्योग्राफी को एक एक पार्ट टॉपिक में डिवाइड करके, तो आई थिंक ये सही नहीं होगा। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी पूरी है सर्कल है, और सर्कल का मतलब जियोग्राफी का मतलब ये होगा कि जियो, और ये अराउंड होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद एक सेपरेट मैं आपको जो कि ओशनोग्राफी या क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊँ, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, वो ख़त्म वहीं होगा जहाँ पे आप चाहोगे। अगर कोई टीचर जियोमॉर्फोलॉजी से शुरू करता है और ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी पे लाके ख़त्म करता है, कोई क्लाइमेटोलॉजी भी करता है। अब ऐसा नहीं है कि जिसका वीक है उसको बाद में पढ़ाता है, जिसका जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उसको जो कि पहले बताता, लेकिन सबका अपना एक एटीट्यूड स्टाइल होता है टीचिंग करने का। और मेरा जो एटीट्यूड है वो एक नॉर्मल सा चीज़ है कि हम वहाँ से छोटी छोटी चीज़ों को ले चल के बिल्ड करें और एक ऊंचाई पे पहुंच करके उसको हम एहसास करें कि नहीं ज्योग्राफी क्या चीज़ होती है। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू, अगर आपको एक यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि दिल्ली का लोकेशन और जो होता है मुंबई का लोकेशन, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग भी नहीं ली, बट इनके जो है कि क्लाइमेट एंड द वेदर में, वेजिटेशन में बहुत से डिफरेंसेस होते हैं। अगर मैं इस समय दिसंबर या नवंबर में अगर आप बात करिए दिल्ली में, तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन वहाँ में ऐसा ठंड देखने को नहीं मिलती है। राइट, ऐसा क्यों है, कैसे है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके प्रोसीजर चेक करेंगे। और उससे पहले हम जाएं तो, लेकिन हम आज दो वर्ड्स को आज अपने अकॉर्डिंग जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी और सॉरी क्लाइमेट एंड द वेदर। राइट, जैसे हम लोगों ने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को एक साथ देखा था, हाई प्रेशर को लो प्रेशर को एक साथ, मतलब प्रेशर बेल्ट को देखा था। आज हम जब आगे अपना क्लास को मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उनमें जो है कि हम ये पढ़ेंगे कि क्लाइमेट एंड द वेदर में क्या रिलेशन है और ये कैसे डिफरेंट एक दूसरे से होते हैं और इनका रोल क्या होता है। कमिंग डे में हम ये भी पढ़ेंगे जो क्लाइमेट होता है उनका रोल क्या होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बात करूं क्लाइमेट एंड वेदर, वेदर मतलब अगर मैं आपसे एक चीज़ एग्जांपल लूं कि तमिलनाडु को ले लीजिए और एक उत्तर प्रदेश बिहार को ले लीजिए, या फिर किसी और स्टेट को, पंजाब। क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है कि हमारी जो ड्रेस सेंस होता है, मतलब जो फैशन स्टाइल होती है, कपड़े कौन सा पहने, उसका रंग कैसा होना चाहिए। यहाँ तक कि क्लाइमेट एंड द वेदर ये भी डिसाइड करता है आपको कि किस तरह का। अगर आप साउथ इंडिया के लोगों को अगर कोई फ्रेंड होगा या फिर कोई लीडर्स को देखेंगे तो हमेशा वो वाइट कपड़े ही पहनते हैं। मोस्टली वो ऑलवेज जो कि वाइट कपड़े इसलिए पहनते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाइट कपड़ा जो होता है वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, जिसको हम एक ज्योग्राफी के वर्ड्स में कहते हैं एल्बिडो। एल्बिडो सबसे ज़्यादा जो होता है हम जानते हैं कि फ्रेश आइस पे ही होता है। फिर उसके बाद ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिया जाए तो जैसे डेजर्ट हो गया। ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन, सॉरी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में मैं देख रहा था पिछले दिन कि उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एल्बिडो। तो उसमें यह पूछा हुआ था कि एल्बिडो सबसे ज़्यादा किसका होगा। राइट, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, दिल्ली में होते हैं या फिर अगर कोई लड़का का स्टूडेंट या फिर कोई भी पर्सन अगर कन्याकुमारी तमिलनाडु की तरफ अगर जाता है तो वो उसका ड्रेस सेंस चेंज हो जाता है, खाने की स्टाइल, फूड जो होता है वो भी चेंज होता है। जैसा कि अगर आप विंटर में हैं तो विंटर में जाहिर सी बात है स्पाइसी वगैरह सब यूज कर लेते थे, लेकिन जब आपको समर सीजन आता है तो उसमें लाइट फूड लेने का हमें वो होता है कि लिक्विड ज़्यादा ले, सॉलिड कम ले।
तो ये सारी चीज़ें क्लाइमेट एंड वेदर सब चीज़ डिफाइन करता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और भी बात कर दूँ, अभी मैं एमसीक्यूज नहीं ले रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि ज्योग्राफी में एक पर्टिकुलर एमसीक्यूज ऐसा नहीं है कि आपको मैं यही बता दिया तो हो सकता है कि बस आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए, उसके बाद आप ज्योग्राफी में अपने से ही क्वेश्चंस बना सकते हैं। सपोज अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर आप इंडिया की ज्योग्राफी या वर्ल्ड की ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़े हैं, मैपिंग ज्योग्राफी थ्रू मैप अगर पढ़े हुए हैं, तो आपको एक चीज़ एहसास होना चाहिए कि जैसे कि हमने लैटिट्यूड प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ा था, लैटिट्यूड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को जो हम लोग पढ़ा था, उसमें एक चीज़ देखिएगा, ये जो कि टाइम ऑन डेट का और ये जो कि आपके जो है कि वेदर एंड क्लाइमेट, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। लैटिट्यूड जैसे हमने कहा ना कि ये क्लाइमेट एंड द वेदर को डिसाइड करता है। फिर इसी के साथ हमने जो प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ा था, प्रेशर बेल्ट पढ़ा था हमने, कितने तरह के होते हैं, हाई प्रेशर द लो प्रेशर होता है। टोटल ये कितने होते हैं, और 7th होते हैं प्रेशर बेल्ट होते हैं, और 7th में ये जो है कि आपका जो है कि 4 होता है हाई प्रेशर, और ये लो प्रेशर जो है कि आपका 3 होता है। तो ये इसलिए होता है, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं आपको एक चीज़ अलग बताऊं, दूसरी चीज़ अलग बताऊं, तो ये आपके लिए ना ही अच्छा होगा ना हमारे लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी है कि आपको बुक्स जो आपकी स्टडी रूम है और वहाँ से एग्ज़ाम हॉल में जो स्पेस होता है उसको होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप कॉन्सेप्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी पॉलिटी एवरी सब्जेक्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो ना केवल आप यूपीएससी बट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं लूँ, अगर 100 क्वेश्चंस किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट, तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट 50% या 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, और 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो है कि आप फैक्ट्स बेस्ड होते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट में अगर मैं कहूँ कि इसमें जो कि आप 40 क्वेश्चन जो कि करेक्ट कर रहे हैं और इसमें 10 क्वेश्चन जो कि रॉन्ग कर दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस मार्किंग है, अगर माइनस मार्किंग तब भी आपका ऑलमोस्ट 1/3 ही माइनस मार्किंग होता है। अगर इसको लीजिए तो 3.33 क्वेश्चन आपका कम होगा, तो 36 क्वेश्चन इधर बचते हैं। अगर इसमें तुक्का भी अगर लगाने के, अब ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन आप फैक्ट्स के बेस पे ही है, अगर 50% क्वेश्चन इसमें से के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप ऑलमोस्ट 35% क्वेश्चन को जो सॉल्व कर सकते हैं। अगर 35 में से अगर आप करते हैं और बजाता 50, तो इसमें क्या है कि आपकी कोई भी कट ऑफ जो होती है, कट ऑफ होती है जो एग्ज़ाम की, ऑलमोस्ट अगर मैं यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं, तो 45% से लेकर के 65% के बीच में होता है। जैसा कि अभी कल यूपीएससी का रिजल्ट आया है, और जिसको आईईएस बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन थी यूपीएससी ऑलमोस्ट 10 नवंबर के आसपास में ये रिजल्ट देगा, बट यूपीएससी ठहरी, उसका तो कोई वही नहीं है कि मतलब वो क्या कर देगी, किस तरह के क्वेश्चन पूछे। लेकिन हाँ, उसके एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है काफ़ी यूनिक होता है, एक लेवल होता है, और उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, और उनमें ऐसा कोई इफ़ बट नहीं होता है कि कुछ गलत चीज़ें हो सकती हैं। मैं अपने लाइफ का 10 साल से 12 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी में एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, और उसमें अगर पिछले साल मतलब 2020 का, अभी मान लीजिए 2021 का जो है कि पता नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 93 मार्क्स के आसपास लोगों का हुआ है। 393 का मतलब हो गया आपका, मुझे लगता है 45, 46 और 47 के आस क्वेश्चन जो हुए थे इस बेसिस पे, क्योंकि 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स का होता है यूपीएससी का। तो लोगों का अनुमान यही है कि ऑलमोस्ट अगर बहुत गया है तो 90 से लेकर 92 के बीच में, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से और 2021 का जो क्वेश्चन था उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल थी बहुत हाई थी, तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं सकता। और जो 2020 का कट ऑफ रही है वो 92 पॉइंट समथिंग रही है, मतलब लेस देन 93 रहा है मार्क्स, राइट। तो यही अनुमान लगाया जाता है कि इसी के आसपास 1-2 नंबर कम ही हो सकता है। अब तो जब 21 का फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें मार्कशीट आएगी, तब सारी चीज़ें पता चल पाएंगी कि रियल में है क्या चीज़ें। तो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। यूपीएससी ने अपना पीटी का रिजल्ट घोषित कर दिया, और इसका मेंस का एग्ज़ाम जो है
आपका जनवरी फर्स्ट वीक 2022 में स्टार्ट होने जा रहा है। हो सकता है कि आप में से कोई अपीयर हुआ हो, क्वालिफाई किया हो, तो उसके लिए वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे बात करते हैं, जो हमारा क्लाइमेट और टर्मोलॉजी। इससे पहले मैं जो प्रीवियस ईयर के 3 क्लास लिए उसको लाइट बहुत ही तेज़ी के साथ हम देख लेते हैं। ये हम ऐसा मैप था, कुछ ऐसा डायग्राम बनाए थे, इसको हम कहते थे लैटिट्यूड, और ऐसा कुछ हम बनाए थे नॉर्थ टू साउथ, जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। मतलब ये क्या, इनके इनकी जो कि ये लेंथ होती है, इनके बीच में सबसे हाईएस्ट कहाँ पे होती है, मैक्सिमम आपका जो कि इक्वेटर के पास होता है, और जो मिनिमम होता है आपका पोल के पास होता है, मिनिमम जो कि आपका पोल के पास होता है, राइट। और इनके दो लैटिट्यूड के बीच का जो स्पेस होता है ऑलवेज इक्वल होता है, राइट। और जो लॉन्गिट्यूड होता है और इनके बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर के पास होता है मैक्सिमम, और जो मिनिमम होता है और इनका जो कि आपका यहाँ पे होता है इसके पास, दो लैटिट्यूड के बीच। लेकिन इनकी जो लेंथ होती है जो, ये ऑलवेज इक्वल होती है। तो इस चीज़ को आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन टॉपिक हुआ करता था, वो जिसको कि हम लोगों ने कहा कि प्रेशर बेल्ट को देकर से, प्रेशर बेल्ट को जो हम लोग देखे थे, तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से ही रिलेटेड है, और ये 0 डिग्री यहाँ पे लैटिट्यूड को। तो हम जैसे कि यहाँ पे लोअर क्या बोलते हैं कि हम जो कि इसको कि लो प्रेशर माने थे, एक चीज़ पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर हम दूसरा जो हमारा वो है लैटिट्यूड, ऐसी इस तरह से कुछ डिवाइड किए थे प्रीवियस ईयर की क्लास अगर आप पढ़ेंगे, तो ऐसा ही कुछ हमने डायग्राम बनाया था। ये 90 डिग्री जो है कि आपका नॉर्थ हो गया, 90 डिग्री जो है कि आपका साउथ हो गया। ये हाई लो प्रेशर। अब जैसे हाई प्रेशर होगा, एक सेकंड हम तो थोड़ा सा जो है कि अपना ये चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो है कि हाई प्रेशर होगा, फिर लो प्रेशर होगा, फिर हाई प्रेशर होगा, राइट। ये चीज़ है, और यही चीज़ यहाँ पे रिपीट करती है, हाई प्रेशर लो प्रेशर एंड जो कि हाई प्रेशर, और जो यहाँ पे हाई प्रेशर यहाँ पे होगा, राइट। तो ये चीज़ को देखने की कोशिश करिएगा। 7 जो कि हाई प्रेशर लो प्रेशर दोनों चीज़ें होती हैं। और अगला जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स लिया हुआ था, तो उसमें ये लिया हुआ था कि विंड्स की जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ की होती है। तो जैसा हमने एक चीज़ देखा कि अगर आप इधर से पोल से अगर इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, तो हमेशा राइट हैंड साइड होगी, राइट। क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी, और इस तरह से ये ऐसे कुछ जाएगी, ठीक है। ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये ऐसे मूव करेगी। मतलब क्या है कि ये जो है कि कुछ ऐसा ही आपका डायग्राम बनेगा, ये ऐसा डायग्राम बनेगा, ये इस तरह का डायग्राम बनेगा, राइट। इस तरह का डायग्राम बनेगा। मतलब क्या है कि ये जो है कि आपका राइट हैंड साइड बनेगा, या फिर आपका ये हो सकता है कि क्लॉकवाइज बने, और ये जो कि लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, राइट। लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ऐसा। और इसी का जो कि अपोजिट हम कर देते हैं, तो इसका जो कि साइक्लोन का जो है कि हम देख लेते हैं, साइक्लोन का हमने देखा था। और इसी का अगर हम इस साइक्लोन का अगर अपोजिट कर दें इस साइड, मतलब ऐसा कुछ कर दें, ऐसा करते, तो इसको हम कहते हैं एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी। इस तरह का हमने देखा था विंड डायरेक्शन। और ये होता क्यों है, जो कि अर्थ जो अपने एक्सिस पे जो रोटेट करती उसके ड्यू टू एक्सिस रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो है कि इसमें से एक फोर्स निकलता उसको कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। ये कोरियोलिस फोर्स इसका क्या है, इसका कि यहाँ पे राइट हैंड साइड और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मूव करता है, और इसको कहते हैं फेरल डिफ्लेक्शन लॉ भी इसको बोलते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमने प्रीवियस ईयर क्लास में देखा था, इसलिए हम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। आज की जो टॉपिक होगी उसको हम देखते हैं। जो हमारी आज की टॉपिक मतलब क्या, 30 अक्टूबर है, और 2021, राइट। इसमें हम दो वर्ड से लेने की कोशिश करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी, और जो है कि, और सॉरी ये एक सेकेंड, क्लाइमेटोलॉजी मैंने लिख लिया, क्लाइमेट है, ठीक है। और क्लाइमेट है, और इसके बाद जो है कि आपका वेदर है,
ठीक है, क्लाइमेट एंड वेदर दोनों एक रिलेटेड है। क्लाइमेट एक चीज़ अगर सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करिए तो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, और जो कि वेदर ये शॉर्ट टर्म का मतलब दीर्घकालीन, और लॉन्ग टर्म का मतलब शॉर्ट टर्म का मतलब कि लघु समय के लिए, छोटे समय के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि लंबे समय के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप आते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली का जैसे मैं पूछूं या फिर मुंबई का क्लाइमेट पूछूं, तो आप कहेंगे कि यार यहाँ का ऐसा होता है, वहाँ पे वैसा होता है। और वहीं पे अगर मैं पूछूं कि आज जो 30 अक्टूबर है और यहाँ का जो कि वेदर कैसा है, तो आप कहेंगे कि बहुत सिल्की टाइप का है, जो कि गुलाबी, जो कि ठंड स्टार्ट हो गई है, इस तरह का है। तो ये क्या है, गुलाबी ठंड है कि 2 महीने के बाद फिर चेंज हो जाएगी। लेकिन जो क्लाइमेट इधर पे ट्री कैसे पाए जाते हैं और यहाँ का नेचर कैसा होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे क्लाइमेट एंड द वेदर के। तो इनको जो कंट्रोल करता है, राइट, तो जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने की बात है, जो कंट्रोल किसको कंट्रोल करता है, कौन कौन, एक क्लाइमेट एंड द वेदर, राइट। क्लाइमेट एंड वेदर को जो कंट्रोल करने के, जाहिर सी बात है अगर आप प्रैक्टिकल हो, अगर ज्योग्राफी क्योंकि पूरी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन साइंस पे काम करती है, तो मतलब है कि इसको अगर करेगा तो क्या करेगा, टेम्परेचर करेगा, टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं तापमान बोला जाता है, राइट। ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन या फिर वाटर या फिर लैंड स्ट्रक्चर। मतलब क्या है, मतलब कि अगर वो डेजर्ट है, डेजर्ट में बहुत ज़्यादा जो कि गर्मी होगी, और वहाँ पे अगर दूसरी तरह की अगर सॉइल है, तो वो जाहिर सी बात वहाँ पे कम होगा। तीसरी चीज़, अगली चीज़ ये हो गई कि वेजिटेशन का मतलब हो गया कि मतलब किस तरह की जो कि वहाँ पे ये चीज़ें हैं कि ट्री कैसा है, ग्रॉस है, या फिर बड़े बड़े घास वगैरह हैं, इस तरह की जो कि वेजिटेशन हो गया। अगली चीज़ अगर मैं और डीप में करूँ तो विंड्स जो होती हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इसको मैं जब क्लाइमेटोलॉजी को और डीप में जाएंगे तो इसको मैं और डीप में आपके बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल एक आइडिया लीजिए कि ये, और दूसरी चीज़, ये इनका जो कंट्रोल है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पहली बात तो आप एक बात इम्पैक्ट जान लीजिए, ये मैन या फिर ह्यूमन, मानव पे किस तरह का इम्पैक्ट करेगा। दूसरी चीज़ ये है एनिमल्स पे किस तरह का जो कि इसका इम्पैक्ट होगा, या फिर फॉरेस्ट या ग्रास, मतलब जंगल या फिर घास, इन पे किस तरह का इम्पैक्ट करेगा। दूसरी चीज़ है एग्रीकल्चर, इस पे किस तरह का इम्पैक्ट करेगा। जाहिर सी बात है अगर एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, तो जहाँ पे रेनफॉल कम होगी वहाँ पे ऐसी क्रॉप को या फिर एग्रीकल्चर किया जाएगा जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ कि जहाँ पे राजस्थान, अगर राजस्थान पे ऐसी कोई क्रॉप उगाई जाए जिसकी वाटर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं पैडी या फिर नॉर्मल भाषा में धान बोलते हैं, धान की, क्योंकि ये काफ़ी जो है कि वाटर इंटेंसिव, मतलब पानी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। दूसरी चीज़ है जो गन्ना की बात करते हैं, गन्ना या फिर शुगर कैन, इनकी वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप कभी भी, अगर आपका कोई दोस्त हो राजस्थान या फिर गुजरात राजस्थान का जो बॉर्डर टच करता है वहाँ पे, तो वहाँ पे देखने के किसी से पूछिएगा कि क्या आपके यहाँ जो कि धान या फिर गन्ने की फसल होती, तो वो कहेगा कि नहीं सर ऐसा नहीं होता। तो फिर वो क्या करते हैं, वो ऐसे क्रॉप को उगाते हैं जो कि वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। जब वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, और दूसरी कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि कम्प्लीटली वो रेनफॉल पे डिपेंडेंस होती हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ कि ज्वार, बाजरा, राइट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है बहुत कम होती। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे जीरा होता है कि राजस्थान में उगाया जाता है,
और दूसरी चीज़ ये होती है कि एक मीडियम होती है कि ना तो उनको ज़्यादा वाटर चाहिए होता है और ना ही कम चाहिए होता है, तो वो वहाँ पे होंगे जहाँ पे कि वाटर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बात करूँ, कॉटन, कॉटन जिसको कहते हैं कपास, कपास को आप लोग जानते हैं कि ये एक ऐसे सॉइल में होता है जिसमें कि मतलब बहुत हल्की बारिश हो जाए और जो कि वो वाटर को ज़्यादा समय तक होल्ड करके रख ले, तो उसको क्या कहते हैं, ब्लैक, उस सॉइल को कहते हैं ब्लैक सॉइल, राइट। तो मतलब अभी मैं एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको, सॉइल, कौन सी क्रॉप कहाँ पे उगाई जाती है, किसको किस तरह का नेचर चाहिए होता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें, बस मैं एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो क्लाइमेट एंड द वेदर होता है, ये किस कौन कौन से एलिमेंट उसको कंट्रोल करते हैं और इसका इम्पेक्ट किस पे क्या पड़ता है। एग्रीकल्चर पे जाहिर सी बात है, वुमेन पे है, वो जो कि अपनी जो कि फूड हैबिट एंड फैशन, मतलब कौन से कपड़े पहनने हैं कैसे उसको, और एनिमल्स जो होते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब एनिमल्स में ही आते हैं तो हम स्पेशली बर्ड्स के बारे में ज़्यादा करते हैं। बर्ड्स के बारे में अगर आप फॉलो करते हैं न्यूज़पेपर तो उसमें देखेंगे कि कुछ ऐसे साइबेरियन बर्ड्स होती हैं, वो जो कि विंटर के समय वहाँ से उड़ करके इंडिया में आती हैं, और इंडिया में भी जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो वो और आगे जो है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चले जाते हैं। और आपको जो मैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊँगा कि मतलब जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो फ्लाई होने की जो डायरेक्शन होता है वो किस तरह से डिसाइड होता है, और कितने इंटरनेशनल जो कि बर्ड्स फ्लाई और या फिर माइग्रेटरी रूट है। तो ये चीज़, जैसे इंडिया का सेंट्रल एशिया से रिलेटेड जो रूट है वो कनेक्ट होता है, एक होता है जो ऑस्ट्रेलिया में चला जाता है, और एक होता है पाकिस्तान और यहाँ से क्या बोलते हैं ईरान और इराक से होते हुए जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चला जाता है। तो ये चीज़ मैं बताने की कोशिश किया कि आपको वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर मैं और आगे इस क्लास को कंटिन्यू करता हूँ, और ये बस 5 मिनट का और है मेरी क्लास इसकी, तो इसमें जो क्लाइमेट को हम सी से देखिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक सेकेंड, सी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब क्लाइमेट, मैं थोड़ा सा हिंदी में कंफ्यूज हो रहा हूँ, और वेदर तो जलवायु ऐसा ही कुछ होगा। क्लाइमेट एंड वेदर जो एक ऐसा एलिमेंट्स है जो ना केवल आपका जियोग्राफी न केवल, बल्कि आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जो है कि ये दो सब्जेक्ट बहुत यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और इन्हीं से रिलेटेड होते हुए इकोनॉमी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से समझे हैं तो आप इकोनॉमी को समझ जाएंगे, और इकोनॉमिक को समझ गए तो आपको एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर ये, अगर मैं 4 टॉपिक और 4 सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो कोई भी एग्जाम हो तो उसमें 25 से लेकर के 28 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एग्रीकल्चर में अगर आएगा तो सॉयल पूछ लेगा कि सॉयल है, और वो सॉयल कहाँ पे पाई जाती है, लेटराइट, एलुवियल, ब्लैक सॉयल को जो कि कॉटन सॉयल भी बोला जाता है। तो ये चीज़ें हो जाती, कौन सी क्रॉप, ठीक है, क्रॉप जो होती है उनमें क्या होता है कि कौन सी अराबी और कौन सी खरीफ की जो है कि ये क्रॉप है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बढ़ता चला जाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं बस इतना क्लाइमेट एंड द वेदर के बारे में बता रहा हूँ। और इनमें एक चीज़ जब मैं कल आपके साथ डिस्कस करूँगा, मैं लंबी क्लास इसलिए नहीं ले रहा हूँ, डेली रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी को अगर मैं हिस्ट्री पॉलिटी की तरह अगर कंटिन्यू आगे ही बढ़ता गया तो फिर कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। मैं इसलिए बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कंटिन्यू फॉलो करिए, और आपको हमेशा क्लास 1 से लेकर के जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो करिए। आपको जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो मैं फैक्ट्स आपको बताना शुरू कर दूंगा। जब फैक्ट्स, लास्ट लेक्चर का जो 5 लेक्चर होगा वो जो कि हमारा बहुत फैक्ट्स बेसिस पे होगा। तो आज के लिए मैं बस अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।